of you. Today we are discussing that next part of the NCLEX basis questions. So question number 46 is, which of the following roommate should be best for the client newly admitted with gastric resection? उसको क्या हो रखा है, गैस्ट्रिक रिसेक्शन हो रखा है, अभी ऑपरेशन हुआ है, गैस्ट्रिक रिसेक्शन हुआ है उस पेशेंट को। तो उसके साथ में कौन सा पेशेंट हम रख सकते हैं? तो ऑप्शन ए है क्लाइंट विद द क्रॉन्स डिजीज, ए क्लाइंट विद द न्यूमोनिया, ए क्लाइंट विद द गैस्ट्राइटिस, ए क्लाइंट विद द फ्लेबाइटिस। तो इनमें से देखिए जो इन्फेक्टियस पेशेंट नहीं है, जो उसको इफेक्ट नहीं करे, क्योंकि ये पोस्ट ऑप पेशेंट है, और नॉन इन्फेक्टियस पेशेंट उसके साथ हम रख सकते हैं। तो क्रॉन्स डिजीज में क्या होगा, उसको डायरिया ज़्यादा होगा, डायरिया होगा फ्रिक्वेंटली, तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है। निमोनिया में क्या रहेगा, कफ ज़्यादा रहेगा और इससे भी मतलब इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। गैस्ट्राइटिस के अंदर क्या रहेगा, उसको नोजिया वोमिटिंग रहेगा, वोमिटिंग रहेगा, तो उससे भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। फ्लेबाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन इन द वेन, तो इनमें इन्फ्लामेशन है केवल वेन में, कुछ इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांस बहुत कम है। तो जो आंसर सही रहेगा वो क्या है, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, द लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स इज वर्किंग विद द रजिस्टर्ड नर्स। ठीक है, जो प्रैक्टिकल नर्स जो है वो रजिस्टर्ड नर्स के साथ काम कर रही है, एंड ए पेशेंट केयर असिस्टेंट, और क्या है उसके साथ में एक पेशेंट केयर असिस्टेंट भी है, तो उन दोनों लोगों के साथ काम कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट वुड बी केयर्ड फॉर बाय द रजिस्टर्ड नर्स? तो रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा कौन सा पेशेंट की केयर की जानी चाहिए? इनमें देखिए, एक क्लाइंट 2 days पोस्ट अपेंडेक्टोमी, 2 दिन पहले उसको अपेंडिक्स को रिमूव किया गया। अपेंडेक्टोमी मीन्स कट एंड रिमूव ऑफ द अपेंडिक्स। ऑप्शन बी है क्लाइंट विद 1 week पोस्ट थायराइडोक्टोमी, 1 week पहले उसको थायराइडोक्टोमी हुई है, ठीक है, थायराइड को निकाला गया है। ऑप्शन सी है क्लाइंट विद 3 days पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी, 3 दिन पहले उसको क्या हुआ, स्प्लेन को निकाला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी है क्लाइंट 2 days पोस्ट थोरेक्टोमी, थोरेक्टोमी किया गया है। थोरेक्टोमी क्या होता है, कट कट बिटवीन इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस टू रीच लंग्स, यानी कि जो ये रिब्स हैं, यहाँ पे कट लगा के और अंदर लंग्स तक पहुँचना या फिर कुछ भी प्रोसीजर करना, उसके लिए जो यहाँ पे कट लगाया जाता है उसको बोलते हैं थोरेक्टोमी। तो 2 दिन पहले थोरेक्टोमी हुआ है, तो कौन सा पेशेंट देखिए इसमें ज़्यादा क्रिटिकल है, जो ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा उसको रजिस्टर्ड नर्स देखेगी। ठीक है, तो इसमें जैसे हम देख सकते हैं अपेंडेक्टोमी के लिए तो 24 hours जो रहते हैं वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन बाद तो बहुत हो गया, वो स्टेबल हो जाता है। क्लाइंट विद 1 week हो गया तो ये भी स्टेबल पेशेंट है। क्लाइंट विद 3 days पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी, 3 दिन पहले उसको स्प्लेनेक्टोमी हुआ है। ठीक है, और ये क्लाइंट विद थोरेक्टोमी, तो ये ज़्यादा क्योंकि ये रेस्पिरेटरी को वो करता है, इफेक्ट कर सकता है ना। ठीक है, एयरवे को अफेक्ट कर सकता है, तो सबसे जो सीरियस पेशेंट माना जा रहा है वो ये कौन है यहाँ पे, डी। तो जो सीरियस पेशेंट रहेगा उसी का रजिस्टर्ड नर्स पहले देखेगी, तो ये क्या है, फॉलोइंग क्लाइंट वुड बी केयर्ड फॉर बाय द रजिस्टर्ड नर्स। तो रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा कौन सा देखा जाएगा, क्लाइंट विद 2 day पोस्ट थोरेक्टोमी, 47 में डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स इज ऑब्जर्विंग ए ग्रेजुएट नर्स, ग्रेजुएट नर्स को ऑब्जर्व कर रही है। सी असेस द सेंट्रल वेनस प्रेशर, जो क्या कर रही है, सेंट्रल वेनस प्रेशर मेजर कर रही है। विच ऑब्जर्वेशन वुड इंडिकेट दैट द ग्रेजुएट नीड फर्दर टीचिंग? कौन सा ऑब्जर्वेशन ऐसा लगेगा उसको कि उसको और ज़्यादा पढ़ाने की या और ज़्यादा बताने की ज़रूरत है? ग्रेजुएट प्लेस द क्लाइंट इन ए सुपाइन पोजिशन। अब देखिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जो CVP है, सेंट्रल वेनस प्रेशर है, वो कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल वेनस प्रेशर जो होता है ये प्रेशर इन राइट एट्रियम, राइट एट्रियम और सुपीरियर वेना केवा,
के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है उसको बोलते हैं हम सेंट्रल वेनस प्रेशर। ठीक है, जो कि सेंट्रल वेनस लाइंस के द्वारा मेजर करते हैं। उसमें क्या लगाते हैं, एक मैनोमीटर लगा के या फिर ट्रांसड्यूसर लगा के हम मेजर करते हैं। देखिए यहाँ पे द ग्रेजुएट प्लेस द क्लाइंट इन ए सुपाइन पोजीशन टू रीड द मैनोमीटर। ठीक है, सही है, सुपाइन पोजीशन में ही रखेंगे। पेशेंट को कैसे रखेंगे, सुपाइन पोजीशन में रखेंगे या फिर उसको 45 डिग्री एंगल पे उसका हेड एलिवेट कर सकते हैं यदि वो सुपाइन नहीं रह पाता है तो। ठीक है, दूसरा, द ग्रेजुएट टर्न द स्टॉप क्लॉक टू ऑफ पोजीशन फ्रॉम द आई फ्लूइड टू द क्लाइंट। ठीक है, ऑप्शन सी है, द ग्रेजुएट इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू परफॉर्म द वाल्स-लुआ मैनूवर ड्यूरिंग द सीवीपी रीडिंग। सीवीपी रीडिंग जब कर रहे हैं तो उसको क्या करवाना है, वाल्स-लुआ मैनूवर को वाल्स-लुआ मैनूवर करवाना है पेशेंट से। ऑप्शन डी है, द ग्रेजुएट नोट्स द लेवल एट द टॉप ऑफ द मेंसेस। तो जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड का जो लाइनिंग रहता है ना, इसको मेंसेस बोलते हैं, है ना, मेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ के टॉप लाइन जो है वहाँ से उसको नोट करेंगे लेवल को, कितना इसका लेवल है। तो ये सही है बिल्कुल, यहीं से टॉप से देखेंगे कितना लेवल आ रहा है, कितना प्रेशर उसमें आ रहा है मैनोमीटर में। दूसरा देखिए, वॉल जिसको क्या है ना, वाल्स-लुआ मैनूवर नहीं करवाना है। ठीक है, कोई भी किससे क्या हो, थोरासिक प्रेशर इंक्रीज होगा, और थोरासिक प्रेशर इंक्रीज होने के कारण सेंट्रल वेनस प्रेशर भी गड़बड़ आ सकता है, यानी कि एक्यूरेट नहीं आएगा। तो ये यदि वो करवा रही है, इसका मतलब उसे फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, कि सीवीपी लेते टाइम उसे क्वाइट रखना है, पेशेंट को क्या रखना है, क्वाइट रखना है, काम रखना है। ठीक है, यदि पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो क्या करना है, एंड ऑफ एक्सप्रेशन, जब पेशेंट एक्सेल करेगा उसके एंड में मेजर करना है सीवीपी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग रूममेट वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर द क्लाइंट विद माइस्थेनिया ग्रेविस। अब देखिए, माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है, उसके साथ में कौन सा पेशेंट हम रखते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिजीज़ है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इसमें क्या होता है, जो एसिटाइल कोलिन है उसका सिक्रेशन क्या हो जाता है, एसिटाइल कोलिन क्या हो जाता है, लो हो जाता है, या फिर कोलिनेस्टरेज एक एंजाइम होता है जो बढ़ जाता है, और ये कोलिनेस्टरेज क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को कम कर देता है, इसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो या तो ये बढ़ जाता है या फिर एसिटाइल कोलिन कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मसल्स वीकनेस होगी। क्या होगा, मसल्स वीकनेस होगी। जो वॉलेंट्री मसल्स है ना, उनके अंदर वीकनेस रहेगी, लेथार्जी रहेगी, तो उसको बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, इसके लिए हम टेस्ट भी करते हैं, टेंसिलॉन टेस्ट जिसे बोलते हैं, या फिर एंड्रोफोनियम टेस्ट। एंड्रोफोनियम मेडिकेशन देते हैं, तो उससे हम पता लगाते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस है या माइस्थेनिया क्राइसिस है, कोलर्जिक क्राइसिस है। तो इसके साथ में देखिए ये पेशेंट कैसा है, इसके साथ में क्वाइट पेशेंट हमें रखना है, काम पेशेंट रखना है, क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस का बेचारे का पेशेंट कैसा रहेगा, थोड़ा मसल्स वीकनेस रहेगी, तो लेथार्जी रहेगा वो। तो इसके साथ में पेशेंट बिल्कुल काम वाला ही रखना है, क्वाइट वाला ही रखना है। एक क्लाइंट विद क्रॉन्स डिजीज, देख क्रॉन्स डिजीज वाला बार बार डायरिया के लिए बार बार वॉशरूम जाएगा, तो ये इसको डिस्टर्ब करेगा, इसको नहीं रखेंगे। क्लाइंट विद द पॉलीनेफ्राइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस में भी बार बार यूरिनेशन के लिए जा सकता है, तो इसको भी नहीं रखेंगे। क्लाइंट विद द ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस में भी वो क्या कर सकता है, बार बार कफिंग वगैरह करेगा, तो इसको भी उसको साथ में रखेंगे। क्लाइंट विद द हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसको थायराइड लेवल कम है, तो उसको हम उसके साथ में रख सकते हैं, इससे कोई उसको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो 49 में जो आंसर रहेगा वो होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, द नर्स एम्प्लॉयड इन द इमरजेंसी रूम is responsible for triage of 4 clients injured in motor vehicle accident। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में 4 पेशेंट आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट वुड रिसीव प्रायोरिटी ऑफ द केयर। तो प्रायोरिटी केयर किसको, कौन से पेशेंट को सबसे पहले नर्स देखेगी। तो यहाँ पे हम देखिए पहले भी बता चुके हैं कि A B C से हम
इनको डिवाइड करते हैं एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। सबसे पहले जिसका एयरवे डिस्ट्रक्ट है उसको हम देखेंगे, फिर ब्रीथिंग वाला या सर्कुलेशन वाले को फिर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 10 years ओल्ड विद लेसरेशन ऑन द फेस, फेस पे उसको छिल रखा है, थोड़ा सा लेसरेशन है, तो इसको सबसे पहले देखेंगे क्या, नहीं, इसको तो बाद में देख सकते हैं। ए 15 years ओल्ड विद एक्सटर्नल ब्रेसेस, एक्सटर्नल ब्रेसेस मीन्स एक्सटर्नल में फ्रैक्चर या कुछ डैमेज है, तो एक्सटर्नम कहाँ पे रहती है, चेस्ट पे रहती है, ठीक है। तो हाँ इसको देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए सी 34 years ओल्ड विद द फ्रैक्चर्ड फीमर, फीमर उसकी फ्रैक्चर है, बिल्कुल इसको भी देखना पड़ेगा, नहीं तो इससे क्या हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, सॉरी एयर एम्बोलिज्म नहीं, जो क्लॉट बन सकता है इसके अंदर, है ना। ऑप्शन डी है ए 50 years ओल्ड विद डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो, एल्बो डिसलोकेशन हुआ है, तो इसको बाद में हम देख सकते हैं। तो देखिए इन दोनों में सबसे पहले कौन सा देखेंगे, सबसे पहले देंगे एक्सटर्नल ब्रोसिस, क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन अरेस्ट या रेस्पिरेशन इफेक्ट हो सकता है पेशेंट का, क्योंकि एक्सटर्नल उसका फ्रैक्चर है या एक्सटर्नल में उसको डैमेज, तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, द क्लाइंट इज रिसीविंग द पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है पेशेंट को। इफ द डायलिसेट रिटर्न क्लाउडी, जो उसमें डायलिसेट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, क्लाउडी आ रहा है, तो नर्स क्या करेगी, क्लाउडी आ रहा है इसका मतलब क्या है, इन्फेक्टियस हो सकता है, यानी इन्फेक्शन हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, डॉक्यूमेंट भी करेंगे। सेंड द स्पेसिमेन टू द लैब, बिल्कुल सेंड। स्टेन द यूरिन, ऑब्टेन ए कंप्लीट ब्लड काउंट, तो सबसे पहले जो इसमें मोस्ट रिलायबल जो आंसर रहेगा वो क्या है इसका, सेंड द स्पेसिमेन टू द लैब, ताकि कंफर्म करेंगे ना उसको सबसे पहले कि इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सेंड द स्पेसिमेन टू द लैब। 51 में जो आंसर रहेगा वो आएगा बी। नेक्स्ट 52, द क्लाइंट विद द सिरोसिस ऑफ लीवर इज रिसीविंग लेक्टुलोज, सिरोसिस ऑफ लीवर हो रखा है पेशेंट को, उसको वो क्या ले रहा है, लेक्टुलोज ले रहा है। द नर्स इज अवेयर दैट द रेशनल फॉर द order for lactulose is rational for the order for lactulose is the lower blood glucose level, to lower the blood glucose level, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए दे रहे हैं, नहीं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम थोड़ी करता है लैक्टुलोज, लैक्टुलोज में तो थोड़ा सा शुगर वैसे ही होता है, ग्लूकोज तो कम नहीं करता है, कम करने के लिए थोड़ी देंगे हम यार। टू लोअर द यूरिक एसिड लेवल, यूरिक एसिड लेवल को, यूरिक एसिड तो किडनी से निकलता है, तो लैक्टुलोज कम नहीं कर सकता उसको। टू लोअर द अमोनिया, अमोनिया लेवल को कम करने के लिए। टू लोअर द क्रेटिनिन लेवल, क्रेटिनिन भी किडनी से निकलता है, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो क्या है, सी, क्योंकि लैक्टोज हम क्यों दे रहे हैं उसको, ताकि अमोनिया के लेवल को हम कम कर सकें, इसलिए हम उसको लैक्टोज दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्लाइंट विद डायबिटिक इज प्रिपेयरिंग फॉर डिस्चार्ज, डायबिटिक पेशेंट है उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। ड्यूरिंग डिस्चार्ज टीचिंग द नर्स असेस द क्लाइंट्स एबिलिटी टू केयर फॉर हिमसेल्फ, which statement made by the client would indicate a need for follow up after discharge, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो यदि जो जिसके बाद पेशेंट को आना ज़रूरी है, फॉलो अप के लिए ज़रूरी आना है। पेशेंट डायबिटीज़ का है, तो देखिए पेशेंट की स्टेटमेंट देखिए, आई लिव माई सेल्फ, आई लिव बाई माई सेल्फ, मैं मेरे साथ रहता हूँ, यानी मैं अकेला रहता हूँ। आई हैव ट्रबल सीइंग, मुझे देखने में परेशानी है। आई हैव ए कैट इन द हाउस विद मी, मेरे साथ में एक बिल्ली है। आई यूजुअली ड्राइव माई सेल्फ टू द डॉक्टर, मैं खुद गाड़ी चला के डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो इसमें देखो राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट में क्या हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, ठीक है, रेटिनोपैथी हो सकता है जिससे विजन लॉस हो सकता है। तो यदि ट्रबल विजन है या फिर ट्रबल सीइंग है, उसको दिखने में परेशानी है, तो वो फॉलो अप के लिए उसको आना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, क्लाइंट इज रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, PTN
टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। देखो, पर एंटरल का मतलब होता है पर एंटेरल। एंटेरल मतलब माउथ और जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि जीआई ट्रैक्ट्स के अलावा, पर मानी अलावा, एंट्रल रूट के अलावा, जो एंट्रल रूट के अलावा हम कुछ भी चीज़ें उसको देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, वो पेरेंटल न्यूट्रिशन हो जाता है। जैसे आईवी, थ्रू आईवी लाइन के दे रहे हैं न्यूट्रिशन, तो वो है पेरेंटल न्यूट्रिशन। विच लैब टेस्ट शुड बी इवालुएटेड वाइल द क्लाइंट इज रिसीविंग टीपीएन। यदि पेशेंट टीपीएन पे है तो कौन सी लैब वैल्यू हमें जांच करनी चाहिए? हीमोग्लोबिन लेवल, क्रिएटिनिन लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, वाइट ब्लड सेल्स काउंट। तो इसमें राइट आंसर रहेगा सी, ब्लड ग्लूकोज लेवल हमें इसमें देखना है, क्योंकि ये अल्टर्ड हो सकता है जब पेशेंट एंटरली कुछ ले नहीं रहा है, टीपीएन पे ही है, तो हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्लाइंट विद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कम्स टू द नर्सिंग स्टेशन पे आया है पेशेंट, स्टार्टिंग स्टेटिंग दैट ही इज रेडी टू गो होम। वो बोल रहा है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ घर जाने के लिए, बिकॉज देयर इज नो नथिंग रॉन्ग विद हिम, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। विच डिफेंस मैकेनिज्म इज द क्लाइंट यूजिंग? यहाँ पे कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म पेशेंट, देखिए पेशेंट कहाँ है, नर्सिंग स्टेशन पे आया है और क्या बोल रहा है कि उसको कुछ दिक्कत नहीं है, यानी कि डिनाई कर रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसके साथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म उसने यूज कर लिया यहाँ पे? तो वो है डिनायल। क्या किया है? डिनायल। रेशनलाइजेशन में वो क्या करता है, कोई भी एक्सक्यूज बनाता है, ठीक है, एक्सक्यूज बनाता है। प्रोजेक्शन में प्रोजेक्ट करता है किसी दूसरे पे। और कन्वर्जन रिएक्शन, कोई भी ट्रॉमेटिक रिएक्शन, ट्रॉमेटिक इंजरी जो हुआ है उसके हादसा, उसको कन्वर्जन रिएक्शंस में, यानी कि साइकोसिस में वो बदल देता है, उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में बदल देता है। तो ये सब डिफेंस मैकेनिज्म है कि यहाँ पे कौन सा डिनाई कर रहा है, क्या कर रहा है वो? डिनाइल, यानी कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस चीज़ को। तो इसका आंसर रहेगा बी, 55 में बी। क्वेश्चन नंबर 56। विच लेबोरेटरी टेस्ट वुड बी लिस्ट इफेक्टिव इन मेकिंग द डायग्नोसिस ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन? मायोकार्डियल इन्फेक्शन का डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा टेस्ट जो है लिस्ट इफेक्टिव है? तो देखिए यहाँ पे एएसटी है, ट्रोपोनिन है, सीकेएमबी और मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन भी इफेक्टिव है मायोकार्डियल में, सीकेएमबी भी करते हैं, ट्रोपोनिन भी करते हैं, ट्रोप टी, ट्रोप आई। तो यहाँ पे देखिएगा लिस्ट इफेक्टिव है वो है एएसटी। एएसटी, एएलटी, ये क्या, लीवर फंक्शन टेस्ट को दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट इफेक्टिव क्या रहेगा? एएसटी है, ठीक है। मायोग्लोबिन क्या है? बर्न और ट्रोमा में भी, यानी कि टिश्यू डैमेज होते हैं तब भी ये बढ़ता है मायोग्लोबिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? एएसटी, ये लिस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। द लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स असाइंड टू द पोस्ट पार्टल unit is preparing to administer ROGAM to a postpartum client। जो RH नेगेटिव मदर को, जो यदि RH पॉजिटिव बेबी होता है तो उनके लिए जो एंटीबॉडी दी जाती है वो रोगम जो इंजेक्शन होता है उसके लिए है। टू ए पोस्टमार्टम क्लाइंट विच वुमेन इज नॉट ए कैंडिडेट फॉर रोगम। तो किस पेशेंट को हम रोगम नहीं देंगे? तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए है ए ग्रेविडा 4 पैरा 3 दैट इज RH नेगेटिव विद RH पॉजिटिव बेबी। उसका बेबी पॉजिटिव है और वो खुद RH नेगेटिव है, तो उसको देंगे कि नहीं देंगे? देना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेविडा फर्स्ट पैरा फर्स्ट दैट इज RH नेगेटिव विद एन RH पॉजिटिव बेबी। उसका बेबी RH पॉजिटिव है, खुद RH नेगेटिव है, उसको भी देना पड़ेगा। एक ग्रेविडा, कितनी ही ग्रेविडा हो चाहे कितनी पैरा हो, यदि वो RH नेगेटिव है और उसका बेबी RH पॉजिटिव है तो हमें उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। पहली बार है तो देना ही पड़ेगा। एक ग्रेविडा
सेकंड पैरा 0 दैट इज RH नेगेटिव एडमिटेड आफ्टर ए स्टिल बर्थ डिलीवरी। RH नेगेटिव है मदर, बच्चे का पता नहीं है लेकिन स्टिल बर्थ के साथ डिलीवर हुआ है, तो हो सकता है बच्चा RH पॉजिटिव हो जिसकी वजह से मर गया हो, तो इसमें भी देना पड़ेगा क्योंकि अनक्लियर है ना, आगे पूरा क्लियर नहीं दे रखा। एग्रेविडा फॉर पैरा 2 दैट इज RH नेगेटिव विद RH नेगेटिव बेबी। अब इसमें क्या है, मदर भी RH नेगेटिव है, बेबी भी RH नेगेटिव है, तो इसमें देने की जरूरत है क्या? इसमें देने की जरूरत नहीं है। तो इसका देखो क्या है आंसर, विच वुमेन इज नॉट ए कैंडिडेट ऑफ ओवम। तो कौन सी वुमेन इसकी कैंडिडेट नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट वुड बी परफॉर्म्ड बाय द क्लाइंट हु हैड मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी मीन्स मास्टेक्टोमी हुआ है इस पेशेंट को, उसके बाद में पहली एक्सरसाइज वो क्या करेगा, पेशेंट क्या करने के लिए उसे कहेंगे या क्या करेगा, क्या वो करेगा। देखिए मास्टेक्टोमी क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्शियल और कंप्लीट ब्रेस्ट। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट क्या कहलाता है, मास्टेक्टोमी। पार्शियल या कंप्लीटली, वन या बोथ ब्रेस्ट को रिमूव करना मास्टेक्टोमी कहलाता है। तो इसके अंदर क्या एक्सरसाइज करेंगे यदि उसको मास्टेक्टोमी की गई है, तो सबसे पहले वॉकिंग द हैंड अप द वॉल। सबसे पहले उसको कहेंगे कि हाथ को ऊपर करके दीवार पे लगाओ। स्विंग द फ्लोर, फ्लोर पे स्वीपिंग कराना है, नहीं। कॉम्बिंग हर हेयर्स, बालों को कॉम्ब करना है, या स्क्वीजिंग ए बॉल। सबसे पहले उसको जो मास्टेक्टोमी करवाएंगे वो क्या करेंगे, स्क्वीजिंग बॉल को स्क्वीज करवाएंगे, उसके हाथ में बॉल दे देंगे और उसको स्क्वीज करवाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर टेंसिलोन टेस्ट। चेक फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं अपन, टेंसिलोन टेस्ट, मैंने पहले भी बताया था। और इसका दूसरा नाम क्या है, एंड्रोफोनियम टेस्ट। ठीक है, विच मेडिकेशन वुड बी केप्ट अवेलेबल ड्यूरिंग दिस टेस्ट। तो ये टेस्ट कर रहे हैं तो कौन सी मेडिकेशन वहाँ पे रखनी चाहिए, तो देखो इसका एंटीडोट रखना है, यानी कि एट्रोपिन सल्फेट हमें रखनी होगी। जब भी हम टेंसिलोन टेस्ट या एंट्रोफोनियम टेस्ट करते हैं तो हमें कौन सी मेडिकेशन वहाँ पे रखनी है, एट्रोपिन सल्फेट वहाँ पे रखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर पेरिसेंटेसिस। पेरिसेंटेसिस क्या होता है, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड को रिमूव करना या स्प्रेड करना। विच इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से पहले कौन से इंस्ट्रक्शन क्लाइंट को देंगे, यू विल नीड टू ले फ्लैट ड्यूरिंग द एग्जाम। आपको फ्लैट सोना है एग्जाम के टाइम। यू नीड टू एम्प्टी योर ब्लैडर बिफोर द प्रोसीजर। विच इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट, कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे, तो यू नीड टू एम्प्टी योर ब्लैडर बिफोर द प्रोसीजर। प्रोसीजर से पहले आपको अपना ब्लैडर एम्प्टी करना है। यू विल बी एस्लीप ड्यूरिंग द प्रोसीजर, आपको सोना है, प्रोसीजर करते समय आपको सोना है। द डॉक्टर विल इंजेक्ट ए मेडिकेशन टू ट्रीट योर इलनेस ड्यूरिंग द प्रोसीजर। प्रोसीजर के टाइम डॉक्टर आपको मेडिकेशन इंजेक्ट करे। तो देखिए पैरासेंटेसिस क्या होता है, फ्लूइड रिमूवल करते हैं पेरिटोनियल कैविटी से। तो इसमें पहला ऑप्शन है फ्लैट सुलाना है पेशेंट को, तो ये नहीं, फ्लैट नहीं बोलते हैं उसको, पेशेंट को बोलते हैं कि वो क्या है, सिटिंग पोजीशन में हो या फिर एक टेबल पे लीनिंग डाउन हो। ठीक है, इस टाइप से बैठे हो या अपराइट पोजीशन में होना चाहिए पेशेंट, तब हम करते हैं पेरिसेंटेसिस, ताकि फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी से इजीली बाहर आ सके। यू नीड टू एम्प्टी योर ब्लैडर बिफोर द प्रोसीजर, बिल्कुल हाँ, ये उसको कहेंगे कि आप ब्लैडर एम्प्टी करके आना है, क्योंकि ताकि क्या हो ब्लैडर इंजरी होने के चांस ना हो, तब हम इंसर्ट करें इंजेक्शन उसमें, तो जो ब्लैडर में इंजरी ना हो जाए, क्योंकि ब्लैडर भरा रहता है तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको कि आप ब्लैडर खाली करके आओ प्रोसीजर से पहले। यू विल बी एस्लीप नहीं रहना है पेशेंट के, प्रोसीजर के टाइम अवेक रहना है पेशेंट को।
डॉक्टर इंजेक्ट मेडिकेशन, सभी ज़रूरी नहीं है कि उसमें इंजेक्ट करें, कोई बहुत कम चांस रहता है जिसमें मेडिकेशन इंजेक्ट करने के चांस रहते हैं। बाकी पैरासिंथेसिस में तो केवल फ्लूइड बाहर निकालना होता है, तो मेडिकेशन इंजेक्ट नहीं करेंगे। तो राइट आंसर कहेगा क्या रहेगा, बी। लास्ट क्वेश्चन, टू एंश्योर सेफ्टी वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग ए नाइट्रोग्लिसरीन पैच, नाइट्रोग्लिसरीन पैच एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो द नर्स शुड कौन सा मतलब सेफ्टी यूज करेगी, वियर ग्लव्स, सेव द एरिया वेयर द पैच विल अप्लाई, जहाँ अप्लाई कर रहे हैं वह सेव करेंगे एरिया, वॉश द एरिया थ्रोली विद सोप एंड राइंस विद हॉट वाटर, हॉट वाटर और सोप से साफ करेंगे उस एरिया को, अप्लाई द पैचेज टू द बटक्स, जो पेट नाइट्रोग्लिसरीन के पैचेज हैं वो कहाँ लगाएंगे, बटक्स पे लगाएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा वो है वियर द ग्लव्स, ग्लव्स पहन के सेफ्टी, सेफ्टी में क्या है, ग्लव्स, ग्लव्स पहन के नाइट्रोग्लिसरीन पैचेज लगाएगी, तो सेफ्टी में यही है, बाकी ये सेफ्टी में नहीं आते हैं ना। और दूसरा है पैचेज कहाँ लगाएगी, बटक्स पे, बटक्स पे नहीं लगाते, इसको क्या है फ्लैंक रीजन से ऊपर लगाते हैं, यानी कि जो कमर है ना, वेस्ट से ऊपर, वेस्ट से ऊपर की साइड लगाते हैं, ठीक है। और ये गर्म पानी से नहीं धोना, ये क्या करता है, इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा नाइट्रोगल्स को, तो ये नहीं करना। यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स क्या रहता है, ये रहेगा वियर ग्लव्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द